आज के इस वीडियो में हम मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो उसको यहाँ हमने लिया है। जो विभिन्न एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो एसएससी लेवल के हो, जो इसमें सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीटी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, जीएस के क्वेश्चन जिसमें भी पूछे जाते हैं उसमें इनमें से क्वेश्चन कोई ना कोई आया ही रहता है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो एसएससी मैट्रिक स्तर का जो परीक्षा हुआ था 2008 में, उसमें यह पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4, देखते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो कि प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है और वही ही मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष। तो जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है वह 25 वर्ष होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की का जो चुनाव होता है वह एक सांसद के रूप में होता है और सांसद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होती है। जो कि लोकसभा की सदस्यता के लिए सांसद बनते हैं तो वहाँ पे 25 वर्ष होगी, और जो राज्यसभा की सदस्यता के लिए बनेंगे तो उसके लिए 30 वर्ष आयु होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो जो योजना आयोग होता है, जिसका नाम 2014 में नीति आयोग किया गया, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इसका जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। यह क्या है? संवैधानिक संस्था नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन जब हुआ था 1950 में, एक कार्यपालकीय आदेश द्वारा किया गया था और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के बारे में। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 है, यह मंत्रिपरिषद के बारे में बताती है। और अनुच्छेद 74 कहती है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान क्या है? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान का उपबंध दिया है। अगला प्रश्न है, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होगी? तो ऑप्शन है राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, भारत के राष्ट्रपति के प्रति, विधानसभा के प्रति। तो यहाँ क्या है? राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, केंद्र की बात नहीं कर रही है, राज्य मंत्रिपरिषद की बात कर रही है। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जवाबदेह होगी। संविधान के अनुच्छेद 164 क्लॉज 2 के तहत राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो संघीय सूची के विषय है उस पर केवल क्या है? संसद ही कानून बना सकती है और उसके सिवा कोई कानून नहीं बना सकती। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत
तीन सूचियां दी गई है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर विधायन यानी कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? तो सांसद को होगा यानी संसद को होगा। दूसरा है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? राज्य का होगा, राज्य विधानमंडल होंगे। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य दोनों को होगा, परंतु दोनों में अगर परस्पर विरोध की स्थिति आ जाती है तो संसद द्वारा बनाई गई कानून ही प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सूची के विषयों पर भी कतिपय परिस्थिति अगर आ जाती है तो संघ सूची कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य को, केवल राज्य को, केवल संघ को, और संघ, राज्य और संघ क्षेत्र को। तो समवर्ती सूची पर विषयों का जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए इधर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नोक्त में से कौन सा विषय शामिल है? श्रमिक संघ, कृषि, पथकर, मंडियां व मेले। तो इसमें क्या है? श्रमिक संघ समवर्ती सूची का विषय है। श्रमिकों से रिलेटेड जो भी कानून बनती है उसमें संघ सूची बनाती है और जो राज्य है वो बनाती है और केंद्र भी बनाती है। जबकि कृषि, जो पथकर, मंडी और मेले हैं, ये सब क्या है? राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची की बात कर रही है तो यहाँ पुलिस क्या है? ये तो राज्य की बात है, राज्य की विषय है। जनगणना, भू आगम, लोक स्वास्थ्य और सफाई। तो पुलिस, भू आगम और लोक स्वास्थ्य और सफाई का जो बात है ये क्या है? राज्य सूची के विषय है। लेकिन जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना कराने का जो अधिकार है वह संघीय सरकार को है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग के द्वारा, अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा, वित्त आयोग और वित्त मंत्री। यह क्वेश्चन क्या है? यशस्वी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो जो ऑप्शन सी है वित्त आयोग, यह राज्यों और केंद्र के बीच जो संसाधन होते हैं उसके वित्तीय विवरण का जो है निपटारा करता है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, स्थानीय शासन में। तो ऑप्शन ए है जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास नहीं है, जो न तो समवर्ती सूची में सम्मिलित है, न तो राज्य में और न ही संघीय सूची में। ये शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां जो है दिया गया है केंद्र सरकार को दिया गया है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, निचले सदन का अध्यक्ष। तो जो प्रधानमंत्री होगा वह संसदीय प्रकार की सरकार में है, लेकिन वो क्या बराबर वालों में पहला स्थान उसका है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, उसका मुखिया होता है, तो पहला है। जो यहाँ रिटर्न देख लेते हैं तो संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चयन जो होता है बहुमत दल वाले सांसद करते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों की परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है। इसलिए लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा। किसने कहा था? तो लॉर्ड मार्ले ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री
तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे क्या है प्राप्त है, क्या प्राप्त है? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। तो बात का जो प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को ही पदत्याग करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो 5 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री का कार्यकाल उसी टाइम तक रहेगा जब तक वह क्या है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त का समर्थन प्राप्त है, जब तक यानी उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? धार आयोग, दास आयोग, शाह आयोग, महाजन आयोग। तो जो शाह आयोग आया था उसी के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। हरदार हुकम सिंह संसदीय समिति की संस्तुति पर द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 1966 में न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित कर नवंबर 1966 को पंजाब से पृथक का हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। साथ ही पंजाब राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों को तत्कालीन संघीय क्षेत्र हिमालय प्रदेश को स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन क्या है? शाह आयोग इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, कावेरी विवाद। तो जो केंद्र राज्य संबंध था उसके लिए ही सरकारी आयोग का गठन किया गया था। और अपना रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1987 में सौंपी थी। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? इंदिरा गांधी को, मोरारजी देसाई, वीर प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह, चंद्रशेखर। तो वीर प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन प्रक्रिया से, नियुक्ति प्रक्रिया से, मनोनयन अथवा चयन। तो जो प्रधानमंत्री होता है उसका चुनाव नहीं होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 75 क्लॉज फर्स्ट के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, परंतु लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त करना और संसद के किसी सदन का सदस्य न होने की स्थिति में 6 माह के भीतर सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? संपदा शुल्क, बिक्री कर, रेलवे के किराए तथा भाड़े पर कर, निगमन। तो संविधान द्वारा निगमन कर जो है केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर व्यय, भारत सरकार के ऋण भार। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है, पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय और भारतीय संचित निधि
पर भारत व्यय नहीं होता है। संविधान के जो अनुसार 112 के क्लॉज 3 के अनुसार निम्नलिखित व्यय भारत की संचयी निधि पर आधारित व्यय नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 क्लॉज 3 के अनुसार निम्नलिखित व्यय भारत की संचयी निधि पर भारत व्यय है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते या उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, ऐसे ऋणभार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, नियंत्रण महालेखा के वेतन एवं पेंशन, किसी न्यायालय का या मध्यस्थता अधिकरण के निर्णय की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां तथा अन्य कोई व्यय जो संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाए, स्पष्टतः पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय इनमें सम्मिलित नहीं है। इसलिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजना पर जो व्यय है वह भारत व्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है। राज्य की लोक लेखा को, भारत की संचित निधि को, भारत के लोक लेखा को, राज्य की संचित निधि को। यहाँ उत्तर हो जाएगा भारत की संचित निधि को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन सम्मिलित होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में सम्मिलित होते हैं। इसका गठन 1952 में किया गया था। अगला और लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसका गठन सितंबर-अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस परिषद की प्रथम बैठक जून 1962 में हुई। हाल ही में इस परिषद की 16वीं बैठक 23 सितंबर 2013 को आयोजित हुई। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अतः वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह इस परिषद के अध्यक्ष हैं। यह क्वेश्चन 2011 में आया था। जो MTS के पेपर था, मल्टीटास्किंग परीक्षा, उसमें आया था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।